हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 3 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुआ। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है सेटबैक इन म्यांमार। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर वापसी की प्रक्रिया को गंभीर बाधा पहुंचाई है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम इसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से लिंक करके देखा जा सकता है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जरूरी है सबसे पहले हम लोग देख लें कि म्यांमार भारत के किस दिशा में लोकेटेड है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं भारत का मैप, और जिसमें जो मुख्यतः यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कई राज्यों के साथ सीमा शेयर करता हुआ ये है आपका म्यांमार। अब आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। एक त्वरित कार्रवाई में म्यांमार के सैन्य प्रतिष्ठान ने देश के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के 1 दशक पर पानी फेर दिया है। राष्ट्रपति विन मिंट, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के शेष नेतृत्व की गिरफ्तारी और कम से कम 1 वर्ष के लिए आपातकालीन सैन्य शासन की घोषणा करते हुए जनरल मिन ऑन्ग ह्वाइन ने साफ संकेत दिया है कि सत्ता पर अब सेना का नियंत्रण है। उन्होंने यह भी जता दिया है कि वे इस कदम के किसी विरोध या निंदा की कोई परवाह नहीं करते। जैसा कि व्यूअर्स हम सब जानते हैं कि 1 फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट हो गया और सेना ने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको हटा करके सेना ने अपने आप को सत्ता पर काबिज कर दिया है। अब व्यूअर्स, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा जरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि म्यांमार का जो इतिहास रहा है पूर्व 1 दशक का, वो क्या रहा है, किस किस तरीके से बदलाव हुए हैं, थोड़ा उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2010 की। सन 2010 में सेना द्वारा समर्थित यूएसडीपी, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, चुनाव जीतती है एक बहुत भारी बहुमत के साथ। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी जो है उन इलेक्शंस का पूरे तरीके से बॉयकॉट करती है। 2010 में ही नवंबर 13 को आंग सान सू को 7 साल के हाउस अरेस्ट के बाद रिहा किया जाता है। उसके बाद 2011 31 जनवरी को 2011, ये जरूरी है ध्यान रखिएगा, जो पार्लियामेंट है उसकी पहली बार बैठक होती है पिछले 50 वर्षों में। आप ये समझिए 1962 से वहां पर सेना का ही पूरा का पूरा कंट्रोल था। सेना ने ही मिलिट्री कू किया था, और उसके बाद से लेकर के मतलब 1962 से लेकर के पहली बार जो पार्लियामेंट की बैठक हुई वो 2011 में हुई 31 जनवरी को। सन 2015 में चुनाव का प्रपोजल किया जाता है। इस बार यूएसडीपी और एनएलडी, जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सान सू की पार्टी है, वो बहुत ही भारी बहुमत से वो जीतती है। और साथ ही साथ जो आंग सान सू है वो डिफैक्टो लीडर बन जाती हैं वहां पे। 2020 में भी 8 नवंबर को जब चुनाव होते हैं और उन चुनावों के जब परिणाम आते हैं, तो जो एनएलडी आंग सान सू की जो पार्टी है वो एक बार फिर 476 सीटों में से 396 सीटों पर अपनी
जीत दर्ज करती है। हालांकि जो सेना द्वारा समर्थित यूएसडीपी पार्टी थी वो ये कहती है कि इन चुनावों में धांधली हुई है और वो परिणाम को, जो चुनावी परिणाम आए थे, उनको एक तरीके से चुनौती देते हैं। 26 जनवरी 2021 को सेना यूएसडीपी की बात को समर्थन देते हुए कहती है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और सेना का भी ये मानना होता है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं धांधली या गड़बड़ी हुई है। 30 जनवरी को सेना की तरफ से एक और बयान आता है जहां पे सेना ये कहती है कि सेना इस देश के संविधान को बचाएगी और हर वो संभव प्रयास करेगी जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की मूल भावना है, उसको किसी भी तरीके से हर्ट किया ना जा सके। इस स्टेटमेंट के बाद ही लोगों के दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि हो सकता है कि सेना शीघ्र ही तख्ता पलट की तैयारी करें। फरवरी 1 सुबह अगर हम लोग देखें तो सेना एनएलडी पार्टी के कई लीडर्स, जिसमें आंग सान सूची, बाकी अन्य जो बड़े शीर्ष नेतृत्व थे एनएलडी पार्टी के, उन सबको डिटेन कर लेती है और 1 फरवरी को ही सुबह 10:30 बजे जो सेना है वो डिक्लेयर करती है कि म्यांमार में अगले 1 वर्ष के लिए इमरजेंसी रूल जो है वो लगा दिया गया है और जो सारी पावर है, जो सारी सत्ता है, उसका हस्तांतरण जो है वो जनरल मिन ऑन्ग ह्यांग के पास पहुंच चुका है। तो व्यूअर्स, ये तो पूरा का पूरा वो इवेंट थे जो हम लोगों ने होते हुए देखे। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब सेना की ओर से पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर या अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर उनको देखने को मिलेगा तब उनका रवैया क्या होगा, तो उसको देखते हुए जनरल मिन ऑन्ग ह्यांग ने ये साफ कह दिया कि उन्हें किसी भी विरोध या निंदा की कोई परवाह नहीं है। इस सैन्य तख्ता पलट का तात्कालिक कारण यह है कि तात्माडॉ, जो कि म्यांमार की सेना का एक और नाम है, द्वारा नवंबर में हुए आम चुनाव में भारी अनियमितताओं का दावा किया गया था और एनएलडी, जो कि आंग सान सू की पार्टी है, एनएलडी की भारी जीत को चुनौती दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद 1 फरवरी को नायपिडॉ, जो म्यांमार की राजधानी है, उसमें नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली की बैठक आहूत हुई। चुनाव में सेना समर्थित यूएसडीपी, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के संसदीय सीटों में कमी आई और चुनाव नतीजों को परे रखने की जनरल ह्वाइन की मांग के समक्ष सुश्री सूकी ने झुकने से इनकार कर दिया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो यूएसडीपी पार्टी है उसको सेना का समर्थन प्राप्त है और उनको 8 नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत ही कम सीटें मिली। जब सेना ने और यूएसडीपी पार्टी ने मिल करके ये बात कही कि चुनाव में अलग अलग तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, तो इस दबाव के सामने झुकने से आंग सान सूची ने साफ तौर पर मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव हुए हैं वो पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ हुए हैं और किसी तरीके का कोई घपला नहीं हुआ है। क्योंकि सेना अब तक संसद की 1/4 सीटों पर अपना दखल रखती थी और वह रक्षा, सीमा एवं गृह मंत्रालय पर उसका नियंत्रण रहता था, नए परिदृश्य में अपना प्रभाव खोने से बेहतर उसे एनएलडी सरकार को बर्खास्त करना नजर आया। अब यदि सेना का इन्वॉल्वमेंट की बात करें म्यांमार की राजनीति में, तो आप ये लगभग समझिए कि जो संसद है म्यांमार की, उसमें करीब 25% जो सीटें हैं उन सीटों पर आर्मी का पूरा दखल है। साथ ही साथ कई बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय जैसे कि रक्षा हो गया या सीमा हो गया या होम मिनिस्ट्री हो गई, उन डिपार्टमेंट्स पर भी सेना का ही कंप्लीट कंट्रोल है। सेना को यह लगने लगा कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं ये कहीं ना कहीं एक जन समर्थन है जो आंग सान सू की पार्टी को मिल रहा है। सेना को ऐसा लगने लगा कि वो हो सकता है कि आने वाले समय में अपना वर्चस्व सत्ता से खो दें। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये समझा कि सबसे बेहतर कदम यही होगा कि जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको हटा करके तख्ता पलट कर दिया जाए। जनरल ह्वाइन इस वर्ष सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं और यह भी संभव है कि सत्ता में बने रहने के लिए उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है। संभव है कि बीजिंग के मूक समर्थन के साथ सेना नेतृत्व ने यह दांव अभी इसलिए खेला है
कि नए अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपने पैर जमाने से पहले ही देश के लोकतांत्रिक नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई पूरी कर ली जाए। अब कई तरीके की बातें उठती हुई आ रही हैं। उनमें से एक बात यह भी है कि जो जनरल ह्वाइंग हैं वो इस साल सेना से रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने हो सकता है ये सोचा हो कि यदि सत्ता में बने रहना है तो जरूरी ये होगा कि वो तख्ता पलट कर ले ताकि सत्ता के ऊपर उनका पूरा का पूरा कब्जा हो जाए। इस मिलिट्री कू को या इस तख्ता पलट को चाइना का भी कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन प्राप्त है और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने समर्थन इसलिए किया है और यही सबसे उपयुक्त टाइम इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी जो नया प्रशासन आया है जो बाइडेन के तहत, अभी उसको अपने आप को सेटल डाउन करने में, अपने आप को सही तरीके से स्टैब्लिश करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक जितने भी बड़े लोकतांत्रिक नेता हैं म्यांमार में, उन सभी को सेना अपनी हिरासत में ले लेगी और कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करेगी। तो जब तक अमेरिका इंटरवीन कर पाएगा, जब तक अमेरिका इंटरफेयर कर पाएगा, तब तक जो सेना है वो अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाएगी। वर्तमान परिदृश्य, देश पर पुनः सेना के नियंत्रण में कुछ दोष सुश्री सू की का भी है, जो 2015 में सत्ता में आने के बाद भी देश को लोकतंत्र की राह पर मजबूती से आगे ले जाने के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकी। उन्होंने देश में सेना के साथ साझा एक दोहरी सत्ता प्रणाली को स्वीकार कर लिया। अब ये देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके की, तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज ये समझनी है कि ये जो तख्ता पलट हुआ है इसमें कहीं ना कहीं दोष सुश्री सूची का भी है, क्योंकि जब 2015 में चुनावों में उनकी जीत हुई, उस जीत के बावजूद वो देश को लोकतांत्रिक ढर्रे पर ले आने में एक तौर पर नाकामयाब रही। साथ ही साथ उन्होंने सेना के साथ ही, मैंने आपको जैसे बताया कि कई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जैसे कि सुरक्षा, सीमा या गृह, इन डिपार्टमेंट्स में आर्मी का पूरा कंट्रोल है। तो यदि एक चुनी हुई सरकार में आर्मी के कंट्रोल के साथ या आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह एक खड़ा करता है। अब यहां पर बात हो रही है आंग सान सू की, तो थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, आंग सान सू की यदि हम लोग बात करें तो वो म्यांमार की जो आज़ादी थी उसके हीरो जो थे जनरल ऑंग सान, वो उनकी बेटी हैं। उन्होंने लगभग 15 वर्ष से ऊपर का समय हाउस अरेस्ट में बिताया है। जब उनको डिटेन किया गया था तो उनके डिटेंशन की वजह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन की तरह उभरी और इसी वजह से सन 1991 में आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। जब से उनके ऊपर से हाउस अरेस्ट हटा है, तब से कई सारे संगठन, उनके साथ काम करने वाले संगठन, उनकी जो इमेज है उसको कई बार धूमिल करने का प्रयास कर चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो आंग सान सू की हैं वो सेना के साथ मिलकर के रोहिंग्याज जो हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करवा रही हैं। दासू, जो कि सूची का एक लोकप्रिय नाम है, अपनी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र ला सकने में विफल रही और उनकी निरंकुश शैली की पर्याप्त आलोचना होती रही। कई बार उन्हें एक ऑटोक्रेट की तरह, एक निरंकुश शासक की तरह देखा गया है जो सदैव अपनी ही बात को सत्य मानती हैं और चाहती हैं कि उन्हीं की बातों की जो वैल्यू है वो हमेशा कंसिडर की जाए। रोहिंग्या के विरुद्ध सेना की हिंसक कार्रवाई पर भी सैन्य जनरलों पर लगाम लगाने से इनकार की घटना ने कभी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की गई सुश्री सू की के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का नुकसान किया था। मैंने आपको बताया उनके ऊपर समय समय पर यह आरोप लगते रहे हैं कि जो रोहिंग्यास की जो इतनी बुरी हालत हो रही है म्यांमार में, सेना जिस तरीके से रोहिंग्यास के साथ बर्ताव कर रही है, उस बर्ताव के पीछे कहीं ना कहीं आंग सान सू की उनका भी हाथ है। सेना को पूरा का पूरा समर्थन जो है वो आंग सान सू की का प्राप्त है रोहिंग्यास के खिलाफ। इस तख्ता पलट के जो भी कारण है, यह कदम म्यांमार के साथ संलग्न होने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के लिए एक झटका। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि 1962 में मिलिट्री क्यू हुआ था और 2011 में जाकर के हम लोगों ने देखा कि पहली बैठक हुई है संसद की। तो जिस तरीके से जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या लोकल स्तर पर ही म्यांमार के अंदर जो प्रयास किए जा रहे थे लोकतंत्र बहाल करने का, इन मिलिट्री कू या इस तख्ता पलट के कारण कहीं ना कहीं
उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात हुआ है। म्यांमार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कठोर प्रतिबंधों के एक लंबे दौर के बाद लोकतंत्र की वापसी से उसके लिए एक नया अवसर बना था जो अब खो गया है। जब म्यांमार के ऊपर सेना का शासन था उस समय भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, यूनाइटेड नेशंस और बाकी देशों ने म्यांमार के ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए थे। ऐसा माना गया जब 2011 में चुनाव हुए तो ये सोचा गया कि अब हो सकता है कि वो सभी प्रतिबंध हटें और म्यांमार एक बार फिर खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन इस तख्तापलट के कारण अब वो जो मौका था वो भी म्यांमार खो चुका है। भारत के लिए ताज़ा घटनाक्रम अनुकूल नहीं है, जिसने म्यांमार में एक सतर्क संतुलन की नीति अपनाई थी। इस क्रम में भारत एक और सुश्री सूची के समर्थन के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली को समर्थन दे रहा था, तो दूसरी ओर म्यांमार की सेना के साथ भी राब्ते या कार्यपूर्ण सहयोग में रहा था। चूंकि उत्तर पूर्व में उसके रणनीतिक हित सुरक्षित रहें और म्यांमार के बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर चीन को एक अधिकार प्राप्त ना हो सके। अब यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो हालिया जो घटना हुई है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा सहज स्थिति नहीं लेकर के आएगी और कई सारे जो इश्यूज हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और ज़रूरी है कि इस समय भारत म्यांमार के साथ एक सतर्क संतुलन की नीति ही अपनाए। भारत का अगर हम लोग रवैया देखें तो भारत का रवैया दोनों के प्रति, चाहे वो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार हो आंग सान सू की के नेतृत्व में, भारत उनका भी लगातार समर्थन करता आया है और एक तरीके से ये कहा है कि म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर म्यांमार की सेना के साथ भी कई सारे ऐसे कार्य हैं, कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जहां पर भारतीय सेना काम कर रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में दोनों तरफ भारत ने अपने हाथ बढ़ा करके रखे हुए हैं। सेना को समर्थन देने का, सेना के साथ मिलकर के काम करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उत्तर पूर्व रीजन में जो भारत के रणनीतिक हित हैं वो सदैव सुरक्षित बने रहें और साथ ही साथ जो भी म्यांमार के रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि सेना अपने आप को बना करके रखती है म्यांमार में तो उससे होगा ये कि जो चाइना है जिसकी लगातार नज़र म्यांमार पर है, क्योंकि म्यांमार के तहत थ्रू वो भारत को बहुत अच्छे तरीके से परेशान करने की क्षमता रखता है, तो भारत के संदर्भ में ये सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात हमको ये देखने की होगी कि भाई आज के समय में भारत ने कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो म्यांमार में लगाए हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि म्यांमार जो है उसको एक तरीके से पूर्व का दरवाज़ा या फिर गेटवे टू द ईस्ट के नाम से भारत के लिए माना जा रहा है। गेटवे टू द ईस्ट। अब इसी गेटवे टू द ईस्ट इनिशिएटिव के तहत कई सारे, यहाँ पे आप हाईवे देख सकते हो, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, साथ ही साथ जो कालादन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है उसको बनाने की बात कर रही है, साथ ही साथ सिटवे नदी के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलने की भी बात की है भारत ने। तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में तो यहाँ चिंताएं बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मुख्यतः चाइना को बाहर रखने का प्रयास करना था भारत को, लेकिन अब क्योंकि मिलिट्री शासन आ गया है वहाँ पे और मिलिट्री शासन को चाइना के साथ बहुत अधिक लगाव है, तो ये सिचुएशन भारत के लिए थोड़ी सी गलत हो सकती है। आगे का रास्ता, इस घटनाक्रम पर प्रक्रिया देने में भारत सरकार को अमेरिका और चीन की नई भू राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ ही एक दक्षिण एशियाई शक्ति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्य होने की अपनी स्थिति का ख्याल रखना होगा। जो यहाँ पर आने वाला जो समय है, यहाँ पर भारत को बहुत ही बैलेंस तरीके से काम करना पड़ेगा। भारत को ये देखना पड़ेगा कि जो अभी जो भू राजनीतिक वास्तविकताएं चल रही हैं और साथ ही साथ जो आसपास के एरियाज, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया की बात हो चाहे बाकी सेंट्रल एशिया की बात हो, वहाँ पर भारत को अपनी स्थिति को और बेहतर तरीके से लोगों के सामने जागरूक रखना पड़ेगा। महज गहरी चिंता प्रकट करने और विधि के शासन एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की सलाह देने जैसी नई दिल्ली की तत्कालिक प्रतिक्रिया
भारत की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में पर्याप्त नहीं है। अब एक चीज यहां पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत ने डीप कंसर्न, गहरी चिंता तो जताई है, लेकिन सिर्फ गहरी चिंता प्रकट करने से अब कुछ नहीं होगा। भारत को लगातार इस चीज के ऊपर काम करना है जिससे भारत एक लंबे समय तक ऐसी रणनीति बनाए जिसकी वजह से भारत और म्यांमार के जो संबंध हैं वो सदैव बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहे। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकता है वह मुख्यतः भारत और म्यांमार के संबंधों के बीच में होता है। आप इसको देखिए कि भारत और म्यांमार के संबंध किस तरीके से हैं, व्यापारिक संबंध कैसे हैं, सैन्य संबंध कैसे हैं इत्यादि। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।